नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। मैं प्रभात सर और साथ में हमारे शुभम सर हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सके, आपको सही चीज़ बता सके, कुछ ऐसी बातें बता सके आपको जिससे आपको अपने करियर को लेकर के चॉइसेस करने में और करियर में क्या करना चाहिए आगे। जैसे कि अगर आप 10वीं में हैं, 10+ में है अगर आप, तो क्या अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके से आगे आप एजुकेशन में और जॉब में दोनों चीज़ों को लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि अपने कंट्री में, शुभम सर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। हम इस डिस्कशन में, आज इस वीडियो के डिस्कशन में यही क्लियर करेंगे कि क्या बेहतर है। जनरली 10वीं के बाद लोग साइंस ले लेते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है तो ह्यूमैनिटीज आता है, और साइंस लेने का एक ही मकसद होता है कि आईआईटी करना है। मैथ वाले तो हाँ, खास करके मैथ्स वाले तो खास कर, और जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि बिजनेस लेना है तो वो कॉमर्स ले लेते हैं। ये कॉमन परसेप्शन है हमारे यहाँ पे एजुकेशन को लेके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज से पढ़ूँ या मैं साइंस से पढ़ूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे बस पासिंग मार्क्स ही आते हैं, तो आईआईटी और जेई इन सब चीज़ों के अलावा, बेसिकली टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आईआईटी के अलावा कोई ऑप्शन है कि नहीं है, या उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं 10वीं में हूँ तो मुझे आगे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और अगर मैं 11वीं 12वीं में ऑलरेडी हूँ जिसमें मेरा स्ट्रीम ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मैं साइंस से हूँ कि कॉमर्स से हूँ या फिर ह्यूमैनिटीज से हूँ, तो मेरे लिए आईआईटी और उसके अलावा पैरेलली क्या ऑप्शन हो सकता है? तो इस विषय में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जनरली क्या है कि हमारे देश में खास करके 10वीं के बाद वाले जो बच्चे हैं, 10th के बाद वाले, उनके लिए एक सेट पैटर्न बना दिया गया है। वो सेट पैटर्न क्या बोलता है कि भाई आप अच्छे नंबर लाओ, साइंस में जाओ, ठीक है। जो बच्चे, बहुत कम ऐसा परसेंटेज स्टूडेंट्स का होता है जो अपनी मर्जी से ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में जाते हैं। जनरली ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में उन बच्चों को भेजा जाता है जो साइंस के लिए जो सो कॉल्ड स्कूल के लेवल है उसको मैच नहीं करते। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 10+2 पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो देखिए आईआईटी और नीट अपनी जगह है, लेकिन हमारी और मेरी ये पर्सनली समझ ये बोलती है, हमारी डिफेंस फोर्सेस एकेडमी की तरफ से हमारी तो यही राय है कि अगर 12वीं पे आप अगर देखेंगे तो जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर होता है वो 12वीं के लेवल पे होता है। आपका आईआईटी ले लीजिए, नीट ले लीजिए, और जो तमाम सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो भी आपके 10+2 के लेवल पे होते हैं। क्लैट होता है, एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो 5 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए होता है। अब इसमें और एनडीए में फर्क क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर आता है वो कोई भी बच्चा दे सकता है। उसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि भाई आईआईटी वाला तो सिर्फ साइंस वाला बच्चा दे सकता है और नीट वाले के लिए बायो होनी चाहिए। वहां पे आपके कह सकते हैं कि एक डिमार्केशन हो जाता है कि आईआईटी और नीट तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो तबका बच गया, जिसके पास नहीं मैथ नहीं है, बायो नहीं है, वो क्या करेगा? तो वहां कहीं ना कहीं बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। और शायद 9th-10th में यही एक रीजन भी है कि पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि आपको जी साइंस साइड में जाना है। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चे को बोलेंगे ठीक है तुम कॉमर्स ले लो या ह्यूमैनिटीज ले लो। उसका रीजन यही होता है कि उनको भी पता है कि 12वीं के बाद उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसी कि भाई कोई ऐसी चीज है जिसको कर ले और हमारी नौकरी पक्की है। क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले या कॉमर्स वालों के लिए 10+2 पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करूं तो ये एक ऐसी परीक्षा होती है जो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ना सिर्फ साइंस वालों के लिए बल्कि ह्यूमैनिटीज वालों के लिए या कॉमर्स वालों के लिए भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसकी सबसे बड़ी वजह तो सर यही है कि ये जो आपने बाकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बताए, क्लैट बताया, आईआईटी बताया, नीट बताया, ये पढ़ाई है। इसमें आप 4 साल, 5 साल, 7 साल एमबीबीएस, एलएलबी या बीटेक जो भी आप करेंगे, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आप एलिजिबल होंगे जॉब्स के लिए। फिर आप जाएंगे अपना सीवी लेके जगह जगह घूमेंगे, अब वो कैंपस में हो जाए या बाहर जाके हो, आप बेसिकली जॉब्स परस्यू करेंगे। गवर्नमेंट के किसी जॉब के लिए आप एलिजिबल होंगे या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो वहां पे तो ये है कि भाई 4 से 5 साल पढ़ने के बाद आपका एक करियर पाथ डिसाइड हो जाता है, लेकिन उसमें भी ये डिसाइडेड नहीं है कि आप क्या करेंगे। क्योंकि भाई नौकरी डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, भाई कॉलेज कौन सा है, परसेंटेज कितने आए, आप इंटरव्यू देने गए तो बाकी कौन कौन से लोग वहां आए हुए हैं।
अब एनडीए को अगर इससे मैं कंपेयर करूं तो पहली बात तो एनडीए का इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना, और मैं आपकी जानकारी लिए भी बता रहा हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है वो पढ़ाई नहीं है, वो नौकरी है। ओके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं एनडीए में जाने वाले बच्चे हमारी आर्म फोर्सेस में, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट किए जाते हैं। 3 साल आप एनडीए में रहते हैं, उसके बाद आप अपनी अपनी एकेडमी, चाहे आप नेवल एकेडमी जाएं, एयरफोर्स एकेडमी जाएं या मिलिट्री एकेडमी जाएं, वहां पे 1 साल की जो आप ट्रेनिंग करते हैं वो एज अ जेंटलमैन कैडेट करते हैं कि आप ऑलरेडी ऑफिसर के लिए रिक्रूट किए जा चुके हैं। और वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो भी पेड होता है। मतलब 4 साल का कंप्लीट करने के बाद जब आप एनडीए के बाद कंप्लीशन करते हैं अपने कोर्स का, तो 4 साल के बाद आपको डिग्री नहीं मिल रही है कि आपको नौकरी के लिए बाहर भेजा जाएगा, आपको नौकरी मिल रही है। सरकार आपको डिग्री भी देगी, सरकार आपको जॉब भी दे रही है, और वो जॉब जो एक ऑफिसर एंट्री है, जो एक 3 स्टार जॉब है, फर्स्ट क्लास जॉब है, जिसमें आपकी पे स्केल ग्रुप 10 से शुरू होती है। आपके जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें 8-9 तक आते आते वो दम तोड़ देते हैं पे स्केल, लेकिन यहाँ पे आपका 10 से शुरू होता है और 18 तक जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जाननी है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है, जो यूपीएससी की लेती है, उसका मैं आईआईटी, नीट या ग्रेजुएशन से कंपैरिजन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि बच्चे क्या कर सकते हैं, तो आप चाहे साइंस से आओ, ह्यूमैनिटीज से आओ, कॉमर्स से आओ, एनडीए का फॉर्म निकलता है, साल में 2 बार पेपर होता है, 100 रुपए का फॉर्म होता है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए वो भी पैसे नहीं लगते। आप वो फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए और नौकरी लीजिए। तो आईआईटी से या नीट से मैं इसको इसलिए कंपेयर नहीं करूंगा कि एक कंपैरिजन ये हो सकता है कि हाँ भाई दोनों ही 12वीं के लेवल पे होते हैं, लेकिन दूसरा यही है कि एनडीए नौकरी है, आईआईटी पढ़ाई है। आप पढ़ने के बाद नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा आप नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद वो पढ़ाते आप उसके बाद वो आपको पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, पैसे खर्च करेंगे। एक आर्मी के कैडेट के ऊपर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है जी। उसको एक बेहतर ऑफिसर बना के देश की सेवा के लिए रिक्रूट किया जाता है, बेहतर सिटीजन भी बनाते हैं। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब होता ये है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता। देखिए एनडीए को लेके बहुत सारे मिसनॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एनडीए के बारे में पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि ये पेपर भी वैसा नहीं होता जैसा लोग समझते हैं। जैसा आपने कहा कि एनडीए के बारे में पढ़िए, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से मतलब इंक्वायरी हैंडल करी है, तो उसमें नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है, सर नेट पे तो ये लिखा है, नेट पे ये लिखा है, और इस हिसाब से ऐसे। तो अगर एनडीए के बारे में हमें जानकारी चाहिए जी, तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है? सर सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जनरली वो काम करते हैं जो उनके आसपास के लोग करते हैं। अब आप जब गूगल पे एनडीए टाइप करते हैं तो 770 वेबसाइट खुल के आ जाती है जी। बिल्कुल। अब इसकी वजह से क्या होता है, हर वेबसाइट पे हर इंफॉर्मेशन जो है वो लिखने वाला अपने हिसाब से, रेदर देन कि आप उस इंफॉर्मेशन पे जाएं जी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाइए, लेटेस्ट एग्जामिनेशंस में सेक्शन में आप जाएंगे तो एनडीए का नोटिफिकेशन होगा वहां पे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए यूपीएससी की वेबसाइट का लिंक तो हम डाल देंगे। हाँ, यूपीएससी की वेबसाइट का लिंक हम डाल देंगे। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी का अपना वेबसाइट भी है। इसके अलावा ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट है, करियर एयरफोर्स का वेबसाइट है, ज्वाइन इंडियन नेवी का वेबसाइट है। वहां आप जाएंगे तो आपको तमाम सारी चीजें पता चल जाएगी। कई बार बच्चे होते हैं कि सर मेरी हाइट नहीं है। अब मैं हाइट की बात करूं तो आर्मी के लिए 140 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होती है जी। अब 140 सेंटीमीटर से लगाकर और 210 सेंटीमीटर तक बच्चे लेते हैं। ये तो और वो एज के हिसाब से होता है। ये भी नहीं है कि आपको हाइट आपकी इतनी होनी ही चाहिए। हर एज के हिसाब से हाइट और वेट का रेशियो अलग अलग होता है जी। अब 140 से लेकर 210 तक आर्मी में होता है, नेवी में 147 से लेकर 210 तक होता है, एयरफोर्स में पायलट एंट्री के लिए 152 सेंटीमीटर से लेकर 210 तक होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जानकारियां नहीं है, बस ये है कि क्योंकि जानकारी आप किस सोर्स से ले रहे हैं जी, उस पे कभी कभी ये होता है कि बच्चे भटक जाते हैं। तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो थर्ड पार्टी जाने का जरूरत ही नहीं है। आपके पास गवर्नमेंट की 4-4, 5-5 वेबसाइट है, वहां जाओ और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। upsc.gov.in पे जा सकते हैं। हाँ ठीक है, एनडीए की अपनी वेबसाइट है। ठीक।
एक सवाल जो है वो ये है कि जब पेरेंट्स, चूंकि हैं तो अगर 10+2 के बच्चे हैं तो पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए बिल्कुल। तो एज ए पेरेंट्स बहुत सारे मतलब ऐसे हैं लोग हैं जो सोचते हैं कि मतलब बच्चे के लिए अगर मैं थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा इकट्ठा करके, या कई कंडीशंस तो ऐसे भी देखे हैं कि लोग ज़मीन बेच करके IIT की तैयारी करवाते हैं। तो मतलब अपने एसेट्स को बेच करके और एक IIT की तैयारी कराना कहाँ तक मतलब बेटर लगता है एक बच्चे के लिए? और एज ए पेरेंट्स क्या उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मतलब उसके अलावा अगर वो उसको बीटेक करना चाहे या कोई भी टेक्निकल मतलब इस तरीके से करना चाहे? अपॉर्चुनिटी तो मैं यही बोलूंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में, नेवल एकेडमी में आपको बीटेक भी कराते हैं। हाँ, ये मैंने सुना था कि वो बीटेक कराते हैं। में जब आप देखिए आर्मी में जब आप जाते हैं तो एनडीए में आपके पास BSc और BA का ऑप्शन होता है। राइट। लेकिन जब आप नेवी और एयरफोर्स के लिए जाते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका साइंस साइड से होना जरूरी है। आर्मी के लिए तो ये नहीं होता। आर्मी में आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवी और एयरफोर्स के लिए आप एनडीए के लेवल पे तभी एलिजिबल होते हो जब आपके पास साइंस और मैथ्स और फिजिक्स होती है। तो नेवी और एयरफोर्स में जाने वाले बच्चों के पास ये ऑप्शन होता है, वो BSc के साथ बीटेक का ऑप्शन होता है। ओके। वो चाहे तो बीटेक कर सकते हैं। अब एनडीए में जाने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर वो BSc करें या बीटेक करें या BA करें, उनको डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलती है। आई थिंक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है क्या हमारे कंट्री का इंडिया में रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी? रेप्यूटेड तो छोड़ दीजिए, पिछले कई सालों से नंबर 1 चल रही है। हाँ, ओके। और शायद इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी आती है। और इसके अलावा JNU जो है वो आपको बैचलर्स डिग्री देता भी नहीं है। जैसे हम लोगों की समझ है, हम लोग जानते हैं इस फील्ड में काफी सालों से है, JNU में मास्टर्स ही होती है। और उसके लिए भी बहुत मारामारी होती है। 30-30, 40-40 सीटों। बैचलर सिर्फ वो लैंग्वेजेस में प्रोवाइड, बैचलर सिर्फ वो लैंग्वेजेस में देते हैं या डिप्लोमा वगैरह देते हैं। वो बैचलर डिग्री देते नहीं। लेकिन एनडीए के साथ भारत सरकार का ये टाई अप है JNU का, UGC का, कि जो भी बच्चा एनडीए से निकलता है, वो चाहे नेवल एकेडमी से पास आउट हो या नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हो, उसको ग्रेजुएशन का जो डिग्री मिलता है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि उसको इंडिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री भी मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो बीटेक का प्रोग्राम आपको नेवी और एयरफोर्स में मिलेगा, जो टीचर्स मिलेंगे, जो फैसिलिटीज मिलेंगी, वो आपको IITs में नहीं मिलेगा। करेक्ट। क्योंकि वहां पे आपको देश सेवा के लिए वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो एक कॉमन आदमी के दिमाग और उसके लेवल से कहीं ऊपर है। अब आप वहां पे आपको सबमरीन के बारे में बताया जाएगा, वहां फाइटर जेट्स के बारे में बताया जाएगा, वहां आपको शिप कैसे चलता है, शिप में क्या टेक्नोलॉजी होती है, रडार्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। अब इसको समझने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो टीचर्स होंगे, वहां पे जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे, जो आर्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होते हैं या नेवल एकेडमी के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप उनको नॉर्मल कॉलेजेस से कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पे सारा आप कह सकते हैं एक तरीके से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो बच्चों को शेयर की जाती है। तो वहां पे पढ़ाने का तरीका, वहां पे चीजों को समझने का तरीका एक सिविलियन कॉलेज से बहुत अलग होता है। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं और जो माँ बाप खासतौर पे बच्चों के लिए चाहते हैं कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन या टेक्निकल एजुकेशन में जाए, तो एनडीए में बीटेक भी होता है। आप बीटेक भी ले सकते हैं। बीटेक के लिए जो क्राइटेरिया, अगर वो IIT के लिए बीटेक के लिए एलिजिबल है तो वो एनडीए में भी बीटेक के लिए एलिजिबल होगा? सर, क्राइटेरिया एनडीए के लिए तो सिर्फ ये होता है कि आप 12th में हो या 12th कर चुके हो। आप किसी भी साइड से हो, कितने भी परसेंटेज ऑफ नंबर लाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। नेवी और एयरफोर्स में, जिसमें मैंने आपको बताया बीटेक ऑफर होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए। अब बेट नेचुरल है, आप बीटेक करने जाओगे तो परसेंटेज का कोई रोल है? नहीं, परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता। आप 45% नंबर लेके आओ, 90% नंबर लेके आओ या 100% नंबर लेके आओ। तो ये एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए समान होता है। सिर्फ ये फर्क है कि अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, चूंकि वहां पे टेक्निकल जॉब है, प्रोफाइल टेक्निकल है, तो आप 12वीं में अगर साइंस साइड से नहीं हो, साइंस साइड का मतलब फिजिक्स और मैथ से नहीं हो, तो आप नेवी और एयरफोर्स चूज नहीं कर सकते। आप एनडीए का पेपर भरोगे तो बाय डिफॉल्ट आर्मी भरोगे। ओके, बाय डिफॉल्ट आपका आर्मी। उसके अलावा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 90% वाले को ही हम लेंगे, 100% वालों या 85% वाले को नहीं लेंगे। जो जनरली कॉलेजेस में होता है, हम
हम सब ये देखते हैं अपने चारों तरफ कि जो बच्चा 99% लाता है वही ठीक है, बाकी जो बेचारे पास हुए उनको कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसा कि मैंने पता किया है तो आईआईटी में 2 लेवल में एग्ज़ाम होता है जी, मेंस और एडवांस जी। तो अगर मेंस में अगर आप 2.5 लाख के अंडर में हैं जी, तो ही शायद वो एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं जी। तो एनडीए में इस तरीके का कोई 2 एग्ज़ाम होता है या मतलब ये दोनों अलग अलग होते हैं? तो एनडीए में किस तरीके का एग्ज़ाम होता है? और एक चीज़ और, जैसा कि मैंने देखा है कि इसमें रिजर्वेशन भी होता है, 40% सीट ही ओपन कैंडिडेट्स के लिए मतलब प्रोवाइड की जाती है और एकेडमिक वाइज 75% होना जरूरी है जी, ओवरऑल एग्रीगेट 75% होना जरूरी है जी, जब वो परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं आईआईटी में जी। तो इस तरीके से एनडीए का क्या सीन है? सर एनडीए आसान भाषा में बताऊं तो देसी पेपर है, फौजियों के लिए होता है जो देश सेवा में जाते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं, प्लेन उड़ाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आम आदमी को वो तो नहीं आम आदमी मिलेगा के बस की बात नहीं है जी। तो एनडीए के पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपने ये बताया ना। हाँ। ये तो आईआईटीज हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता जी। एनडीए में क्या होता है, एनडीए का पेपर एक ही लेवल का होता है, उसमें साल में 2 बार पेपर होता है, उस पेपर के 2 लेवल होते हैं। ओके। ये जेई एडवांस और मेंस वाला उसमें लॉजिक नहीं होता, एक ही दिन का झंझट नहीं होता। आपका रिटन पेपर होता है पहले दिन जी। जो भी डेट आपको पड़ी, जैसे अभी आपको पता है हमारे बच्चे 18 अप्रैल को आ रहे हैं, 18 अप्रैल को संडे को पेपर है। सुबह जी मैथ्स का पेपर हो जाता है, 2.5 घंटे का मैथ्स का पेपर होता है, 300 नंबर का। ठीक। इसके बाद दूसरा शिफ्ट शाम को ही लगता है हाँ। और उसमें आपका 600 नंबर का जीएटी का पेपर होता है, जनरल टोटल एप्टीट्यूड 900 जिसको हम बोलते हैं। टोटल 900 नंबर का एग्जाम हो गया। अब इस 900 नंबर में एनडीए का कट ऑफ निकलता है जी। कट ऑफ की आप अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों के अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आज तक ये कट ऑफ 350 से ज्यादा नहीं गया। मतलब 900 में से अगर बच्चा कंबाइन करके 350 355 नंबर ला रहा है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा दूसरे लेवल के लिए। आपने रिटर्न निकाल लिया, रिटर्न निकालने के बाद एनडीए में एसएसबी होती है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप जहां कहीं भी ऑफिसर एंट्री में जाएंगे आपको रिटर्न के बाद एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। ठीक, ये किसी भी लेवल। हाँ, वो आप ऑफिसर बन ही नहीं सकते बिना एसएसबी दिए। ठीक। अब एसएसबी जब नाम सुनते हैं तो नाम बहुत बड़ा लगता है, तो लगता है पता नहीं वहां क्या कराएंगे। वहां ऐसा कुछ नहीं होता। पहले दिन आप जाएंगे, ऑफिसर इंटेलिजेंट टेस्ट होगा एक, उसके साथ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। जनरली आपका मेंटल एप्टीट्यूड देखने के लिए रिटन टेस्ट होता है, उसमें कुछ नहीं होता। आपको पिक्चर्स दिखा देंगे, आपको स्टोरी बतानी होगी, वर्ड्स दिखा देंगे, सेंटेंस बनाना होगा। ये सब करके वो स्क्रीनिंग कर लेते हैं। जितने बच्चे उन्होंने एसएसबी सेंटर पे बुलाए हैं उसमें से जिनको उनको लगता है कि पहले दिन ये बच्चे अच्छे हैं उनको रख लेंगे, बाकियों को वापस भेज देंगे। अब जिनको रख लिया उनको 4 दिन तक ग्रुप प्लानिंग, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस, ये मेंटल और साइकोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं इनसे गुजरना होगा। कोई फिजिकल नहीं है? नहीं, फिजिकल नहीं। फिजिकल में होता है ग्राउंड टास्क जो होते हैं उसमें वो देखते हैं कि ये साथ लड़का काम कैसे करता है। वो ये नहीं देखते कि आप कितना तेज भागते हो, कितना ऊंचा कूदते हो। एनडीए में फिजिकल नहीं होता। ये सब करने के बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपको नंबर देता है, रिकमेंड करेगा, नंबर देगा। फाइनल रैंक जो आपका बनता है, ये जो आपने रिटर्न में 900 में जो लेके आए हो और जो एसएसबी भी 900 का ही होता है, फाइनल रैंक आपका 1800 के हिसाब से बनता है। अब इस पूरे प्रोसेस में आपके 12वीं में कितने % नंबर आए इसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जबकि आईआईटी में मैटर करता है कि 75% हाँ, आईआईटी में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आईआईटी में भी मैटर करता है कि आपका रैंक क्या आया। हाँ, बिल्कुल। अब एनडीए के लिए क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो लगभग 400 बच्चों का सिलेक्शन वो हर सेमेस्टर में करते हैं। साल में 800 के करीब, साल में 800 के बच्चे। अब इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि जो 1800 नंबर आए हैं आपके, 1800 में से जितने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं एसएसबी से जो रिकमेंड हुए, इन सब का एक लिस्ट बनाया जाता है और उसमें से जो टॉप 450 स्टूडेंट्स हैं, जितनी उनकी सीटें, उन सबको ले लेते हैं। ठीक। तो उसमें ये भी नहीं है कि जैसे आईआईटी में होता है कि भाई जो पहली रैंक लेके आया है वो अपना कॉलेज चुन सकता है, स्ट्रीम चुन सकता है, ये चुन सकता है, वो चुन सकता है। एनडीए में ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से लेकर आखिरी तक, आखिरी वाले को भी वही रैंक और वही ट्रेनिंग मिलेगा जो पहले वाले को मिलेगा। ओके। तो मतलब इसमें एक तरीके से कह दे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी या पढ़ाई लेवल, एकेडमिक लेवल पे भी इक्वालिटी है। हाँ, फर्स्ट रैंक वाला भी वही पढ़ेगा जो लास्ट रैंक वाला पढ़ेगा।
फर्स्ट रैंक वाला बस ये है कि हाँ भाई नेवी के लिए जो जाने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटी इसलिए मिलता है कि उसके लिए वो 1800 का जो फाइनल रैंक बनता है उसमें नेवी वाले बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जिनका फर्स्ट चॉइस नेवी है और उनके पास उतने नंबर है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो चॉइस पहले वो चॉइस के बेसिस पे होता है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप जी फौज में जा रहे हो, 320 बच्चे उन्होंने लेने हैं एनडीए में, 280 बच्चे उन्होंने बोला आर्मी के लेंगे, तो जो पहले नंबर पे है उसको हम लेफ्टिनेंट बनाएंगे, जो 280 नंबर पे है उसको हवलदार का रैंक देंगे। ये नहीं होता। वो जो 280 बच्चे उन्होंने आर्मी विंग में लिए हैं वो सारे के सारे बच्चे, पहला वाला भी और 280 वाला दोनों को समान, वो सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ेंगे, एक ही जगह पढ़ेंगे, पे बैंड भी एक होगा, पासिंग आउट भी एक होगी, रैंक भी एक होगा। ओके। एनडीए में ऐसा कुछ नहीं होता कि, और सबसे बड़ी चीज यहाँ किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता। सारी सीटें सबके लिए खुली है, सभी के लिए। ये ओपन कंपटीशन है, ये गर्ल्स के लिए नहीं आए थे। हाँ, बस ये एक चीज आप सबको याद रखनी है कि गर्ल्स के लिए नहीं होता। अभी इस सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर पेटिशन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको खोलिए, लेकिन ये मेरी समझ में अभी इसमें 3 से 4 साल लगेंगे गर्ल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन अभी जो है एनडीए सिर्फ बॉयज के लिए होता है। कई वेबसाइट पे मैंने इन्फॉर्मेशन देखा कि गर्ल्स के लिए एलिजिबिलिटी हो रही है। नहीं, तो नहीं, बहुत सारे कंफ्यूजन, 1-2 मेरे पास कॉल्स भी आए कि सर गर्ल्स के लिए ओपन हो गया है क्या, तो वो अभी ओपन नहीं है। वो गर्ल्स सैनिक स्कूल में गर्ल्स कैंडिडेट्स को लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन एनडीए के लेवल पे गर्ल्स एंट्री नहीं होती। जो गर्ल्स, जो यंग विमेन हमारी फौज में जाना चाहती हैं, जो नेशन को सर्व करना चाहती हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल पे खुला हुआ है। वो एफकैट का पेपर दें, सीडीएस का पेपर दें, आईनेट का पेपर दें, नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, आर्मी में जाएं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनडीए के लेवल पे अभी गर्ल एंट्री नहीं है। ठीक। इसके लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि हमेशा के लिए नहीं रहेगा, आने वाले कुछ सालों में ये हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये काफी सारे जजमेंट्स इसके पक्ष में आए हैं। अभी आपने सुना होगा हाल ही में परमानेंट कमीशंस भी अलाउ कर दिया गया है। इवन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में कॉम्बैट रोल में भी जा रहे हैं। अभी फाइटर पायलट्स भी बने हैं। अभी आपने सुना होगा पहली लेफ्टिनेंट जनरल भी बनी है आर्मी में। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो होपफुली आने वाले 4 से 5 सालों में एनडीए भी ओपन हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए एनडीए से बॉयज के लिए होता है, वो लड़के जो 12वीं कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक, तो देखिए हमारा जो वीडियो है ये बेसिकली किसी भी इंस्टीट्यूट को नीचे दिखाने का और या कौन सा किससे बेटर है ऐसा नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप आईआईटी नहीं कर रहे हैं या अगर आपका चॉइस आईआईटी नहीं है तो आप मजबूरी में आईआईटी ना करें। आईआईटी के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। नहीं सर, बिल्कुल है। हाँ, बस ये मैं मान सकता हूँ कि भाई आईआईटी में सीटें ज़्यादा होती हैं। हाँ, सीटें ज़्यादा होती हैं, तो उसके हिसाब से सर यूनिवर्सिटी, अब जैसे मैंने सर्च किया था तो एक सेमेस्टर का जो फीस है आईआईटी में मेरे ख्याल से सबसे कम आईआईटी रुड़की और मद्रास का है, वो 1 लाख के करीब है। अच्छा। और जबकि एक सेमेस्टर का 1.5 लाख के करीब जो है आईआईटी गांधीनगर का है। अच्छा। ठीक है, तो मेरे समझ से सेमेस्टर शायद 6 मंथ्स के ही होते हैं जी। तो साल में इस हिसाब से 2 लाख से 3 लाख रुपए का ये सिर्फ फीस है जी। तो ओवरऑल खर्चा तो पेरेंट्स का काफी हो जाता होगा आईआईटी कराने में। 12 लाख हो गए। तो 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं तो 10 लाख के करीब तो ऑन एन एवरेज का फीस जाता है जी। ठीक, और तो आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया इस हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे बैठे बैठे कि आप 10-12 लाख दे करके एक डिग्री लेते हैं, और दूसरी साइड में अभी खर्चा मुझे नहीं मालूम कि एनडीए में कितना खर्चा आता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एनडीए में पैसे नहीं लगते। ओके। देखिए, इकोनॉमी की जब बात आती है तो लोगों को अच्छे से समझ में आती है। हाँ। ठीक है, जब तक पैसे की बात नहीं होती तब तक लोग उसको सबसे पहली चीज आपको ये जाननी जरूरी है। तो एनडीए में कुछ भी पैसा नहीं लगता है सर। एनडीए का जो जब आप बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनको साल एकेडमी में जाने के एकेडमी के जब जाते हैं तो एकेडमी में उनको 60,000 रुपए जमा करने होते हैं। ओके, ये सेमेस्टर होता है या नहीं? 1 साल का जमा होता है। 60,000 रुपए में उनका पॉकेट अलाउंस इंक्लूडेड होता है, उनकी ड्रेस मटेरियल इंक्लूडेड होती है, उनका फूडिंग, लॉजिंग सब इंक्लूडेड होता है। मतलब उसी 60,000 में से उनको पॉकेट मनी मिलेगा। हाँ, उसी में से उनको पॉकेट मनी मिलेगा। इसके अलावा उनका इसमें से लगभग 20,000 का जो पैसा होता है वो रिफंडेबल होता है। ओके। जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको वापस दे देगी। इसी हिसाब से हर साल लगभग एनडीए का जो खर्चा आता है वो एनडीए का खर्चा एक ओवरऑल कैडेट का जो आपको घर से देना पड़ेगा वो 50-55 हज़ार से ज्यादा नहीं होता। ओके, मतलब पूरा एनडीए अगर कोई 3 साल का एनडीए मानो, मैं अभी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, 3 साल का एनडीए का आपका बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 के बीच में आएगा। उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता
क्योंकि वहाँ कुछ होता ही नहीं है भाई। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे भी, वो आपको ट्रेनिंग भी आपको करेंगे, बाहर आपको कहीं जाना नहीं है। ओके। और स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफी स्पोर्ट्स तो सर रोल आपको है। जो खेलना है, अब जो लोकल पब्लिक नहीं खेल सकती वो भी वहाँ खेलते हैं। अब हॉर्स पोलो, अब हॉर्स पोलो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं आसपास कोई स्कूल नहीं, होगा अगर जहाँ होगा भी तो बहुत एलीट लोगों के लिए elite होगा। लोगों या के लिए। आप गोल्फ खेलो, हॉर्स पोलो, शूटिंग, स्विमिंग, मतलब जो आप सोच सकते हो वो सब कुछ आपको वहाँ करने को मिलेगा। पहली चीज ये है कि 3 साल की फीस मिनिमलिस्टिक होती है, और इसमें भी आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि 28 तरीके का स्कॉलरशिप चलता है एनडीए में। ओके। हर स्टेट का अपना स्कॉलरशिप होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कॉलरशिप होता स्टेट है। मतलब जिस स्टेट से वो हाँ, बच्चा है, हाँ, अगर वो एनडीए में गया है तो उसको वहाँ से स्कॉलरशिप स्टेट से मिलेगी। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए नया होगा, और क्योंकि ये मेरे लिए ही नया है और मुझे भी नहीं पता था कि अगर 28 स्टेट्स है, सभी स्टेट्स की अपनी 28 स्टेट्स का स्कॉलरशिप। इसके अलावा ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का अलग है। अलग है। ओके। आप मतलब कुल मिला के आप इसको ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो लगभग 30-35 तरीके का स्कॉलरशिप होता है। ओके। अब अगर ये बच्चा उसमें आ जाता है स्टेट वाइज, तो उसको वो भी पैसे नहीं देने जो हाँ, उसने एनडीए में लेकिन देने उसके लिए मालूम होना चाहिए कि स्कॉलरशिप है। हाँ, और वो आपको अप्लाई स्कॉलरशिप अवेल करनी है, कैसे वो आपको करना है। अप्लाई करनी होगी। तो ये- दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज है तो 3 साल में आपने जो भी पैसा खर्च किया, जो चौथा साल आपका ट्रेनिंग का होता है, आप चाहे नेवल एकेडमी एजएमएलए में ट्रेनिंग लो, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाओ या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाओ, जेंटलमैन कैडेट के तौर पे जो आईएमए पहुंचते हैं या नेवल एकेडमी जाते हैं या एजएमएलए जाते हैं, 60,000 रुपए तो स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। ओके। तो जो अब आप चौथे साल की ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको पैसे मिलने लगते हैं। ओके। तो आपको 60,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपने जितना पैसा अपने एनडीए में खर्च किया है 3 महीने में तो आप निकाल लेंगे। हाँ, ये आपको तो- ट्रेनिंग में 6 लाख रुपए वो दे देंगे। राइट। अब एग्जैक्टली बताऊं तो 56,100 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में। ओके। अब उसमें से आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आप काट दीजिए। और जो ये आपका- ट्रेनिंग कितने महीने का होता है? आईएमए का 1 साल का होता है, नेवी का 1 साल का होता है, एयरफोर्स का 1 साल का होता है, जो पायलट प्रोग्राम में जाते हैं उनका 1.5 साल का। ओके। तो मतलब 12 महीने में तो ये आराम से 6-7 12 लाख महीने में आपने 6-7 लाख कमा लिए। एनडीए में आपने बहुत ज्यादा खींच खाच के खर्चा किया होगा तो 2 लाख रुपए किया होगा, वो भी निकल गए आपके। 4 लाख आपके बैलेंस में आ गया। ट्रेनिंग में जो कैडेट्स होते हैं उनका जो पर्सनल एक्सपेंसेस वो खर्च करते हैं बेसिकली ड्रेस पे, प्रेस पे और ये सब जो बेसिकली लॉन्ड्री वगैरह पे आप 10,000 रुपये महीने मान लीजिए। लेकिन उसके बाद भी जब आप पास आउट होंगे तो ऐसा नहीं है। अब आईआईटी से बच्चा पास आउट होता है, उसने लोन ले रखा है, तो अब उसके पास अभी हाथ में कुछ भी नहीं है जी। उसको पता है 2 महीने बाद मेरा ईएमआई शुरू हो गया तो मैं कहाँ से दूंगा। ऑन एन एवरेज मैंने ये पता किया है तो 15 लाख पर एनम का जो है वो पैकेज होता है। तो ये पैकेज होता है जब आप इंटरव्यू वगैरह सभी चीज़ों में सिलेक्ट हो जाने के बाद में आपको ये मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि सबको ये एवरेज है, तो ऑब्वियस सी बात है सबको इस लेवल का कुछ नहीं कम भी मिलता। होते हैं, कुछ कम आईआईटी भी में होगा, 4 कुछ करोड़ वाले ज़्यादा भी भी होते हैं और 4 लाख वाले भी होते हैं। बट 4 करोड़ वाले सभी तो नहीं होते होंगे। देखिए एनडीए में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता जी। आईआईटी में मैं मान सकता हूँ डिफरेंसेस होते हैं। कोई 4 करोड़ पे काम कर रहा है उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ, कोई 4 लाख पे काम कर रहा है। एनडीए में ऐसा नहीं होता, आप सारे के सारे एक लेवल पे काम करोगे। अब लेफ्टिनेंट आज की तारीख में जो पास आउट हो रहा है उसको 1.25 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है। उसमें आप अपना सियाचिन का अलाउंस जोड़ दीजिए, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस जोड़ दिए। अब जो सियाचिन में आज की तारीख में ऑफिसर है उसको अपनी सैलरी पे 42,000 रुपीज तो सियाचिन का अलाउंस मिलता है। आप इसको ऐड कर दीजिए, फिर यूनिफॉर्म अलाउंस 15,000 का ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी 22,000 का ऐड कर दीजिए। एक एवरेज इंडियन की जो सैलरी होती है उससे 3 गुना सैलरी तो आपको वहां जितने दिन आप रहोगे वहां मिल जाएगी। राइट। तो अगर आप सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको आप मैच ही नहीं कर सकते। फिर आपको प्राइवेट में मेडिकल बेनिफिट्स नहीं होते, आपके कोई ट्रैवलिंग बेनिफिट्स नहीं होते, आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आप रहेंगे, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आप, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स लाइफ लॉन्ग आपके मेडिकली कवर्ड रहते हैं और 100% कवरेज मिलता है ऑल ओवर द इंडिया, कहीं पे भी हो। दूसरा, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा, कैंटीन बेनिफिट्स होते हैं। चौथा, अकेला ऐसा गवर्नमेंट सर्विस है जिसमें पेंशन मिलती है। और जो पेंशन क्या होती है, जो लास्ट रैंक आपका था उसका आपका जो बेसिक होता है उसका आधा मिलता है। ऑन एन एवरेज आज की तारीख में जो कर्नल रिटायर हो रहे हैं, जो ऑनरेबल कर्नल की रैंक पे रिटायर हो रहे हैं, उनका पेंशन ही 70-80 हज़ार रुपये आता है। तो हम जितना प्राइवेट सेक्टर में कमा पाते हैं उतना तो वो पेंशन ले रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही अभी रिसेंटली बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखी मैंने जी। जैसा आपने बताया कि ये सब कुछ इक्वल रहता है एनडीए में। जी। ठीक है, जबकि आईआईटी करने का मेन मकसद ये होता है कि बेस्ट कंपनीज जो है वो हमको आकर के हमको हायर करें और बढ़िया से बढ़िया पर एनम सैलरी पे, राइट।
तो अभी एक बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की टेस्ला, जी। आई थिंक उन्होंने एलिजिबिलिटी कॉलेज की ख़त्म कर दी है। हाँ, वो तो इस हिसाब टेक्सास से में तो फैक्ट्री। हमारे आईआईटी वाले वो उसमें मतलब आईआईटी और जो नहीं पास आउट है अगर उसमें टैलेंट है तो दोनों बराबर हो गए। देखिए सर, यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है टैलेंट सर्च करने का वो अलग है। आईआईटी का सर देखिए, मेरा मानना है कि मेन मकसद हमारे यहाँ बच्चों का यही होता है कि जो एमएनसीज है, जो बिग एमएनसीज है, वो हमको हायर करें या वहाँ पे हमें जॉब चाहिए। सर आईआईटीज, देखिए आईआईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, नो डाउट। वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हमारे देश के सबसे क्रीम माइंड है वो। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सारे बच्चे, सबको पता होता है कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं। ठीक ठीक। खास करके पेरेंट्स को भी पता होता है, लेकिन चूंकि उनको पता नहीं होता कि हमारा बच्चा इसके अलावा क्या कर सकता है, तो वो ना चाहते हुए भी बच्चे को कोशिश कराते हैं कि चलिए आप यही करिए, कोशिश करिए। अब हमें भी पता है कि इतने सारे आईआईटीज खुल तो गए हैं, लेकिन आज भी जो क्रीम निकलता है वो उन्हीं 5-6 से निकलता है। ठीक भाई, कानपुर ले लीजिए, रुड़की ले लीजिए, खड़गपुर ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, बम्बई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। इसके अलावा जो आईआईटीज हैं, नो डाउट उसमें बच्चे हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जब आप रैंकिंग की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर तो रैंक से चलता है। जी बिल्कुल। अब कहने के लिए आईआईएम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आईआईएम बैंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई, इसके अलावा बहुत सारे आईआईएम्स है, रोहतक में भी खुल गया। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन ये कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ये तो ओपन मार्केट है जी। आप बैंगलोर से आईआईएम से पास आउट हो या हैदराबाद से आईआईएम, कहीं से भी पास आउट हो, आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना है। अब कोविड के टाइम पे हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों के जॉब्स गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट प्राइवेट सेक्टर में आपको हमेशा अपने एज पे रहना है, क्योंकि जैसे ही आपने अपने पेडल हटाया, पैर अपना पेडल से हटाया, कोई पीछे खड़ा होगा जो आपको धक्का देके आपकी जगह पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो काम का प्रेशर रहता है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, छुट्टी नहीं होती है, बहुत लोग स्ट्रेस में काम करते हैं। 12-12, 14-14 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम करना आसान नहीं होता। आप खुली हवा को तरस जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम में भी आप देखेंगे कि आजकल 12-12, 13-13 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो नो डाउट पैसे आपको मिल रहे हैं, काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं अगर आप मंथली देखेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस या सर्विस के बाद की जो लाइफ है वो सफर कर जाती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता और आपको पता है कि आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, नहीं तो आपको कोई हटा के दूसरा आ जाएगा जी। गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहली बात तो आपके ड्यूटी आवर्स फिक्स होते हैं, आपको पता है कि आपको क्या क्या काम करने हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। अब एनडीए में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटा बैठ के बॉर्डर पे ही काम करना, नहीं, आर्मी में बहुत सारे काम होते हैं, एयरफोर्स में बहुत सारे काम होते हैं और वो काम आपको अच्छे लगेंगे, एडवेंचरस जॉब होते हैं। और आप प्राइवेट सेक्टर में सर कितना भी पैसा कमा लीजिए, एक जो टैंक में घूमने का मजा होगा या जो फाइटर जेट उड़ाने का मजा होगा, वो एक सिविलियन कितने भी पैसे खर्च करके नहीं उड़ा सकता। राइट या कर सकते। तो एक चॉइस को अगर किसी का चॉइस है आईआईटी में जाना, तो वो तो अलग बात, वो तो जाएगा ही, वो तो बिल्कुल अलग बात वो तो जाएगा। बट अगर डिसीजन लेना है कि पैसे को देख करके कि कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं पढ़ने में और मुझे क्या मिल रहा है, और मुझे सिर्फ 10+2 के बाद एक बढ़िया जॉब के लिए मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए एनडीए बेटर है। सर सबसे बड़ी चीज़ है आईआईटीज, नो डाउट अच्छा है, लेकिन उसमें हमें भी पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो चाह के भी आईआईटी जाना चाहते हैं, कैलिबर होगा लेकिन नहीं जा सकेंगे। हाँ, क्योंकि कई बार माँ बाप के पास पैसे नहीं होते या लोन भी आजकल इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एनडीए को कंपेयर करेंगे, आप किसी भी तबके से आओ, किसी भी बैकग्राउंड से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपने रिटर्न निकाला, आपने एसएसबी निकाला, आपको सरकार वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी देगी, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफिसर्स आपको ट्रेन करेंगे, और जब आप 4 साल बाद वहां से निकलेंगे तो आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होंगे। बिल्कुल। और सर सिंपल सी चीज है, 26 जनवरी पे परेड करना और परेड देखना दोनों में फर्क होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनडीए वाले परेड करते हैं, और आईआईटी वाले परेड देखेंगे। तो आप करने वाले में से हैं या देखने वाले में से, वो आपके ऊपर है कि आप जो चॉइस करेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रोड पे परेड कर रहे हैं या रोड के साइड में बैठ कर खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारी बातें करी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि एलिजिबिलिटी तो दोनों की बराबर है, एक तरीके से 10+2 पे होता है। हाँ, इसमें जेई जो एडवांस है वो 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं,
IIT में, और जबकि एनडीए में एनडीए में सर साल में 2 बार अटेम्प्ट नहीं होते, साल में 2 बार होता है, जब तक आपकी वो एज है हाँ तब तक आप वो पेपर दे सकते हैं जी। और सम अप करें अगर अभी इस वीडियो को, तो ये देखेंगे कि मतलब एक तरीके से 9-10 लाख रुपए आप IIT में खर्च कर रहे हैं, एनडीए में वहीं पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए आपका, और वो भी खर्च नहीं कर रहे, वो तो आपको हाँ, मिल ही जाएगा, आपको उसमें से तो कुछ सरकार मिलेगा, सैलरी आप ही के ऊपर का खर्चा, आप ही के ऊपर खर्च हो रहा है वो। राइट, उससे ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा क्योंकि एकेडमी से बाहर निकलना नहीं होता, संडे ऐसा जब कुछ जाने होता को है। मिलता है तो उसमें भी बस जाती है, ड्रेस होता है, दुनिया भर जी। की चीजें होती है। ओके। एनडीए में जाने के बाद जब बच्चा पास आउट होता है तो वो अपने आप में एक ऐसा रुतबा मिल जाता है कि देखिए IIT से पास होने वाले लोग भी हमारे देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, जितने भी स्टार्टअप्स है सब IIT नहीं दिया लेकिन है, एनडीए बात अलग है। मैं फिर उसकी से बात बोलूंगा, अलग वो है। पढ़ाई है, वो नौकरी है, वो फौज में जाने वाली बात कर रहा है, वो आपको नौकरी वाली बात कर रहा है जो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो वो एक अलग चीज, आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक यूनिफॉर्म सर्विस है, एक यूनिफॉर्म सर्विस नहीं है, वहां पे वर्दी का जोश भी है, वर्दी का रुतबा भी है, यहाँ दोनों चीजें नहीं है। लेकिन यहाँ पे पैसा है, हाँ उतना पैसा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे के बदले में जो आपको चीजें यहाँ मिलेंगी वो यहाँ नहीं मिलेंगी। और पैसा सभी को उतना नहीं मिलता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और IIT के बाद हमें पूरी मिलेगा। मूवी देखने के बाद सबको स्पेशल फोर्सेस में जाने का शौक आया है, तो वो आप यहाँ पूरा करिए, वो यहाँ पे पूरा आप मार्कोस में जाओ, गरुड़ में जाओ, पैरा SF में जाओ, सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं आपके पास। और दुनिया की बेहतरीन फोर्सेज में से एक है, सबसे रिस्पेक्टेबल फोर्स है इंडियन हमारी फोर्स जो है सर दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। अमेरिका से ले लीजिए, इजराइल से ले लीजिए, कोरिया से ले लीजिए, लोग हमारे साथ आके ट्रेनिंग करने के लिए लाइन लगाते हैं। ठीक तो अब इससे बेटर अंत में हम सिर्फ इतनी सी बात बोलेंगे कि आपके पास IIT और नीट के अलावा एनडीए भी चॉइस के तौर पे है, और खास करके उन बच्चों के लिए जो बेचारा तो मैं नहीं कहूंगा, जिनको ये लगता है कि जी हमने ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ले लिए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके पास भी एनडीए का अपॉर्चुनिटी है। और वो बच्चे जो साइंस में हैं, जिनको लगता है कि IIT वो नहीं कर सकते, उनके पास भी एनडीए का अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, अपने आप को प्लान कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। पेपर साल में 2 बार होता है, आपको 2 मौके मिलते हैं इसको देने के 1 साल में, और इंशाल्लाह अगर आपका निकल जाता है तो ऊपर वाले की कृपा रही तो आप अफसर बन जाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जाया मत कीजिए और सोचिए इस बारे में। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि जब भी आप डिसीजन लें कि 9th के बाद 10th के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस स्ट्रीम में जाना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं आप, अपने फैमिली के स्टेटस को देख सकते, इकोनॉमिक कंडीशन को देख सकते हैं, अपनी फैमिली के सिचुएशन को देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इतना सारा पैसा खर्च करके मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बिना पैसे खर्च किए हुए भी कोई अपॉर्चुनिटी है। तो उस कंडीशन में आपके लिए एनडीए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा, और यही फैक्टर्स है, इनमें आप डिसीजन ले सकते हैं, और बाकी चॉइसेस आप ही के ऊपर है। हाँ, जो भी करना है सब कुछ खुला है, IIT में रहते हैं, आपको जो एनडीए मर्जी है वो है, करिए। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर बात हो, कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि हमने इसमें मिस कर दिया, तो आप कमेंट में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, यूपीएससी का जो वेबसाइट का जो सोर्स है वो हम इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, तो इधर उधर की वेबसाइट पे आपको सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो इन्फॉर्मेटिव लिंक्स है वो आपको मतलब वीडियो के एंड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, और कोविड का सर्ज बढ़ रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को सावधान रहिए और सतर्क रहिए, बचे रहिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद।